श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे शंट जनरेटर के बारे में, है ना। तो शंट जनरेटर अपना होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है, तो वो हमारा उस प्रकार का जनरेटर क्या कहलाता है, शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर के बारे में हमने पिछले पढ़ चुके थे, डायग्राम पढ़ चुके थे, उसमें बाइंडिंग कैसे जुड़ी हुई होती है ये अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करंट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे जनरेटिंग ईएमएफ का मान की गणना करेंगे, तो हम देख लेंगे। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, है ना। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक इसमें लोड जुड़ा हुआ है इसके समांतर क्रम में, ये हमारा आर्मेचर है, ये इसमें कार्बन ब्रश है। तो ये नॉर्मल सा हमारा एक डायग्राम होता है, यह अपना काय का होता है, इस शंट जनरेटर का डायग्राम होता है ना, शंट जनरेटर। तो अपना चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर के बारे में, और डीसी जनरेटर के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है, तो अपन पढ़ रहे हैं इसमें शंट जनरेटर के बारे में। इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि इससे कैसे अपन आर्मेचर करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे और कैसे अपन जनरेटिंग ईएमएफ की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक अपने पास एक नॉर्मल से एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नोट करिए, है ना। क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए एक शंट जनरेटर में, एक शंट जनरेटर में सॉरी एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट 250 वोल्ट पर लोड को 200 एम्पियर 200 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है, 200 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम और शंट क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, प्रतिरोध 50 ओम है, तब आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए। आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे दिया क्या क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है ना। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो कि एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट पर लोड को 200 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम हो और शंट क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, तब आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Eg बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, इस फार्मूले से अपन जनरेटिंग ईएमएफ आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक शंट जनरेटर का वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट। तो हमें V बराबर कितना प्राप्त होता है, 250 वोल्ट। ठीक है, अब 250 प्राप्त होता है, तो लोड करंट कितनी है, यहाँ पे लोड करंट है, तो लोड करंट यहाँ पे I बराबर क्या है, लोड करंट आई एल बराबर 200 एम्पियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या आई एल ही होगी, है ना, आई एल बराबर 200 एम्पियर। इसके बाद में अगला क्या दिया, आर्मेचर प्रतिरोध। तो आर्मेचर प्रतिरोध हमारा क्या है,
आर ए बराबर 0.1 ओम। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 50 ओम है। तो क्षेत्र कुंडली को आर एस एच से दर्शाते हैं और इसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है वोल्टेज का मान दिया है कितना, 250 वोल्ट। लेकिन हमारे पास आर्मेचर करंट का मान नहीं दिया है। आर्मेचर करंट कौन सी होती है, ये जो प्रवाहित होती है यहां से, तो ये आर्मेचर करंट होती है, इसका मान अपने को दिया नहीं है, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। और आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया, 0.1 ओम। तो आइए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम दिया है। तो यहाँ पे पहले हम IA की वैल्यू ज्ञात करेंगे, IA की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे IA का मान रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रेरित EMF का मान निकल जाएगा। तो हमें IA निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें IA का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, IA का फॉर्मूला होता है, जिसे हमें IA यहाँ पे है, एक करंट फ्लो होती है हमारी ISH। तो हमें ISH का मान ज्ञात नहीं है, IA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो IA का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था पिछले क्लास में, अपन ने लिखा था IA बराबर ISH प्लस IL। तो हमारी जो आर्मेचर द्वारा जो आर्मेचर करंट का मान है वो निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे संट फील्ड करंट का भी मान ज्ञात नहीं है, संट करंट का है ना, फील्ड करंट का भी हमें मान ज्ञात नहीं है। तो पहले हम फील्ड करंट का मान निकाल लेंगे। तो फील्ड करंट का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई एस बराबर V बटे आर एस एच, है ना। तो इससे पहले हम आई एस एच का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, वोल्टेज दिया है 250, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है 50। तो ये यहाँ पे ISH का मान कितना हो जाएगा, ISH का मान हो जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, जब हमारे पास संट फील्ड करंट का मान 5 एम्पियर निकल गया, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे 5 प्लस लोड करंट कितनी है, 200 एम्पियर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 225 एम्पियर। ठीक है, अब हमारे पास ये 225 एम्पियर है। जब हमारे पास 225 एम्पियर यहाँ पे लोड करंट का मान आ गया है, तो हम यहाँ, सॉरी 205 होगा, सॉरी, है ना, 205 एम्पियर। तो 205 को हम यहाँ पे IA का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 250 हमारा वोल्टेज है, हमारा 205 एम्पियर ये आर्मेचर करंट है, और ये हमारा आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 20.5 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 20.5 हो जाएगा, इसमें 250 में इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 270.5 वोल्ट। किसका मान होगा, ये प्रेरित EMF का। तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आते हैं तो इस प्रकार से कुछ फार्मूले, अपने जो शंट जनरेटर से रिलेटेड फार्मूले हैं, तो उससे हम फार्मूले पे मान रख के, वैल्यू रख के जो भी हमसे पूछा जाता है हम वो निकाल लेते, उसका मान निकाल लेते। हमसे यहाँ पे प्रेरित EMF का मान पूछा था, तो प्रेरित EMF जनरेटिंग EMF का मान कितना होगा, 270.5 वोल्ट, है ना। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमारा डीसी जनरेटर का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डीसी जनरेटर का चैप्टर जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पूरे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अपन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे वीडियो उसका अलग से बनाएंगे, उसमें अपन और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये था शंट जनरेटर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके बारे में था। अब अपन देखते हैं अगला शंट जनरेटर के बाद में अपन देखेंगे सीरीज जनरेटर, है ना। शंट जनरेटर हो गया, अब इसके बाद में अपन सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सीरीज जनरेटर क्या होता है, अब उसको देखते हैं। तो अपन अब सीरीज जनरेटर के बारे में देखते हैं। तो सीरीज जनरेटर क्या होता है अपना,
सीरीज जनरेटर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं श्रेणी जनित्र। और अपना सीरीज जनरेटर वो होता है वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हो, है ना, श्रेणी में जुड़ी हुई, तो अपना सीरीज जनरेटर श्रेणी जनित्र कहलाता है। तो अपना ये आर्मेचर क्या होता है, इस प्रकार से अपन आर्मेचर बनाते हैं, इस पे लगे होते कार्बन ब्रश और इसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं और ये हमारा टर्मिनल लोड हो जाता है। और यहां पे ये लोड जोड़ देते हैं अपन, और इसके सिरों पे हमें क्या प्राप्त होता है, टर्मिनल वोल्टेज। V किसको शो करता है, टर्मिनल वोल्टेज को। तो हमारा इस प्रकार से ये सीरीज जनरेटर का डायग्राम बनता है। तो ये सीरीज जनरेटर का डायग्राम बनता है, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है आर्मेचर। तो हमारा ये आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर के बारे में हम तो आर्मेचर में बाइंडिंग करते, लैप बाइंडिंग या वेब बाइंडिंग करते हैं, पोल, है ना, जनरेटर बन जाता है। तो आर्मेचर के प्रतिरोध हम कितना रखते हैं, आर्मेचर का प्रतिरोध हम रखते हैं 0.1 ओम से 0.1 ओम, है ना। ये 0.01 ओम से 0.1 ओम तक इसका हम रेजिस्टेंस रखते हैं। तो इसको दर्शाते कैसे हैं, आर्मेचर प्रतिरोध को, हमारा आर्मेचर प्रतिरोध है, इसको हम दर्शाते कैसे, आर ए से। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा होता है, ये क्या है, यहाँ पे ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्षेत्र कुंडली। तो इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध अपन कितना रखेंगे, इसका प्रतिरोध हम रखेंगे आर्मेचर प्रतिरोध के बराबर, है ना। तो इसका भी प्रतिरोध जो होता है, इसको अपन दर्शाएंगे आर एस ई, एस ई मतलब सीरीज, है ना। तो इसका प्रतिरोध भी 0.01 ओम से 0.1 ओम तक होता है ना। अब इसमें हमारा लोड जुड़ा हुआ है, जब हमारा लोड जुड़ा है इस पे, तो लोड में जब करंट फ्लो होगी, है ना, जब लोड में करंट फ्लो होगी, तो लोड में कितनी करंट फ्लो होगी, आई एल। ठीक है, लोड अपनी क्षमता के अनुसार इसमें करंट लेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगी, आई एल। तो जितनी करंट यहाँ फ्लो होगी उतने ही इससे किससे होके जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से। तो जितनी आई एल के बराबर होगी, तो हमारी ये फील्ड करंट को हम, सीरीज फील्ड करंट को आई एस सी से दर्शाएंगे। कितनी होगी ये, जितनी लोड करंट होगी। ठीक है, जितनी लोड करंट होगी उतनी सीरीज फील्ड करंट होगी। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट होगी, तो आर्मेचर करंट भी कितनी होगी, जितनी सीरीज फील्ड करंट होगी, क्योंकि इतनी करंट यहाँ से आएगी उतनी सीरीज फील्ड से भी जाएगी, उतनी ही लोड में जाएगी। तो हमारी आई ए कितनी हो जाएगी, सीरीज फील्ड के बराबर, और सीरीज फील्ड की करंट कितनी है, लोड करंट के बराबर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अपना सीरीज जनरेटर में क्या होता है, आई ए बराबर होता है सीरीज फील्ड करंट प्लस, बराबर, सॉरी प्लस नहीं आएगा ना, बराबर लोड करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसमें शंट जनरेटर में क्या था, शंट जनरेटर में ये किस में, सीरीज में, है ना। ये अपन सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सीरीज जनरेटर में। और अपना शंट जनरेटर में क्या था, अपना शंट जनरेटर में शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट की क्या थी, शंट करंट प्लस लोड करंट।
तो अपना ये आर्मेचर वो शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट बराबर फील्ड करंट प्लस लोड करंट, यहाँ पे सीरीज जनरेटर में तीनों करंट का मान बराबर होता है। ये अपने सीरीज जनरेटर की खास बात होती है। दूसरी बात, जब जनरेटर चालू करते हैं, जब जनरेटर चालू करते हैं तो इसके पोल में क्या होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण, है ना, अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण 2 से 4 वोल्ट इसमें बनता है, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट इसमें ईएमएफ जनरेट होता है ना, प्रेरित होता है। वोल्ट ईएमएफ प्रेरित होता है। ठीक है, अब इसमें फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण 2 वोल्ट से 4 वोल्ट इसमें ईएमएफ प्रेरित होता है, जनरेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है। अब लेकिन क्या होगा, जब इसमें लोड रहता है तो लोड में जब ये करंट प्रवाहित होती है, जब लोड में करंट प्रवाहित होगी यहाँ पे, तो ये करंट बढ़ेगी, लोड करंट की बढ़ेगी तो किससे होके जाएगी, सीरीज फील्ड से। जब सीरीज फील्ड से होके जाएगी, है ना, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, तो अपना नो लोड कंडीशन में, है ना, लोड स्थिति में। तो नो लोड की स्थिति में क्या था अपना, 2 से 4 वोल्ट बनेगा। लेकिन जब इसमें लोड जुड़ा होगा, जब लोड जुड़ा होगा तो क्या होगा कि लोड करंट जो होगी फील्ड करंट से जाएगी, तो इसमें जो फ्लक्स है वो समानुपाती होती है करंट के। जब इसमें से करंट बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड करंट भी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो ये जब तक फुल रूप से एक्साइट ना हो जाए सीरीज फील्ड, जब तक ये सीरीज फील्ड में फ्लक्स बढ़ेगी, ये 100% जब तक एक्साइट नहीं होगा तब तक इसमें लोड बढ़ता रहेगा। कैसे, इसका जैसे अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसमें करंट कम फ्लो हो रही थी, जनरेटिंग ईएमएफ कम था, तो इसमें क्या, फ्लक्स का मान भी कम था, करंट यहाँ पे कम थी। लेकिन जब जैसे लोड डालेंगे तो इसमें क्या होगा, लोड करंट बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगी तो किससे होकर गुजरेगी, सीरीज फील्ड करंट से। सीरीज फील्ड करंट से गुजरेगी तो क्या होगा, इसमें जब सीरीज करंट बढ़ेगी तो इसमें फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटिंग ईएमएफ समानुपाती किसके होता है, फाई और एन के, है ना। तो जब इसमें, जब तक ये पूर्ण रूप से 100% एक्साइट नहीं हो जाती, 100% ये एक्साइट नहीं हो जाती, उत्तेजित नहीं हो जाएगी, जब तक कि इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता रहेगा, जनरेटिंग ईएमएफ का मान बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, यहां पे हम लोड ले लेते हैं, ये लोड, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटिंग ईएमएफ या नो लोड वोल्टेज, है ना, जनरेटिंग ईएमएफ या नो लोड पे ईएमएफ। तो नो लोड पे ईएमएफ इसमें 2 से 4 वोल्ट होती है फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण। लेकिन जैसे लोड करंट बढ़ती है तो सीरीज फील्ड में करंट का मान बढ़ेगा, जब सीरीज फील्ड में करंट का मान बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और यहाँ पे जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। तो ये 0 है, इधर जब लोड करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे 2 से 4 वोल्ट सबसे नो लोड वोल्टेज पे, जीरो लोड पे 2 से 4 वोल्ट उत्पन्न होगा, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना। लेकिन जब जैसे जैसे इससे लोड करंट का मान बढ़ते जाएगा, ये फ्लक्स इसमें बढ़ती जाएगी, फ्लक्स बढ़ते जाएगी, जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो इसे राइजिंग वोल्टेज अभिलक्षण बोलते हैं ना, वोल्टेज, राइजिंग वोल्टेज गुण बोलते हैं या विलक्षण बोलते हैं ना। तो राइजिंग वोल्टेज प्रकार का इसमें ग्राफ बनता है ना, इस प्रकार का, ये बक्राकार होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, बक्राकार होती है, बक्राकार, ये इसे कर्व बोलते हैं ना। तो ये इसकी इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, इस प्रकार का इसका कर्व होता है। तो इसमें अब हमें तो मालूम है भी से, अब इसमें कुछ चीजें इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। भी से कैसे दर्शाते हैं, भी को इसमें टर्मिनल वोल्टेज को, है ना,
जो टर्मिनल वोल्टेज जो प्लस और माइनस धन और ऋण सिरे पर मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज। इजी क्या है, इजी हमारा क्या है यहाँ पे, इजी हमारा प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ लिख देते हैं, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ। एक क्या हो गया हमारा E0, नो लोड पर प्रेरित ईएमएफ, नो लोड पर प्रेरित ईएमएफ। अब इसके बाद में एक चीज क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे, आगे का यहाँ पे देख लेते हैं ना, नीचे IAC सीरीज फील्ड में, सीरीज फील्ड में या सीरीज फील्ड की करंट, सीरीज फील्ड में प्रवाहित लिख लेते हैं ना, सीरीज फील्ड में प्रवाहित करंट, धारा हिंदी में लिख लेते हैं ना। IA का तो आपको पता ही है, आर्मेचर धारा, और IL का भी आपको पता है, लोड की धारा, लोड मतलब भार, धारा। तो इस प्रकार से इसमें कुछ IAC लोड करंट है ना, और RA आर्मेचर प्रतिरोध, ये आर्मेचर प्रतिरोध हो गया। और एक होता है इसमें जिसको अपन थोड़ा सा लिखना भूल गए, ये होता है इसका फील्ड रेजिस्टेंस, RAC से इसको दर्शाएंगे, और इसका भी मान कितना रखते हैं अपन, 0.01 से 0.1 ओम। ये अपन ने यहाँ पे लिखा है, लिखा तो है, इसको भूला ही नहीं है, इसको यहाँ पे लिखा है ना। तो सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम से 0.1 ओम तक होता है। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज जनरेटर होता है, इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं तो हम उसको अभी आगे देखते हैं, तो ये अभी नोट कर लो। इसमें एक चीज और होता है, इसको सीरीज जनरेटर में यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सीरीज जनित्र में पहले लोड जोड़ते हैं, फिर जनित्र स्टार्ट करते हैं, जनित्र स्टार्ट करते हैं। और शंट जनरेटर में क्या था, पहले जनरेटर शंट जनरेटर स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें लोड जोड़ते थे, लेकिन इसमें पहले लोड जोड़ते हैं और फिर अपन जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो अपने को यदि कोई पूछे फील्ड वाइंडिंग के बारे में नहीं बताए अपने को, आर्मेचर प्रतिरोध फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी है, आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी है कि समांतर में जुड़ी है, तो जब हमको नहीं बताएगा तो हम किससे पता करेंगे कि हमें जब लोड के स्टार्ट करने से पहले यदि हमें लोड जोड़ना पड़ता है, या फिर लोड नहीं जोड़ते जनरेटर स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट कर लिया तो नो लोड वोल्टेज हमें यदि फुल वोल्टेज के बराबर मिलती है तो वो शंट जनरेटर होगा, और यदि एकदम कम मिलती है, कितनी 2 वोल्ट से 4 वोल्ट, तो वो किस प्रकार का जनरेटर होगा, सीरीज प्रकार का जनरेटर होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, और कुछ पॉइंट में इसके बोल देता हूं, आप नोट में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लिखो, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम या सीरीज में जुड़ी होती है, वह सीरीज जनरेटर कहलाता है, वह सीरीज जनरेटर या श्रेणी जनित्र कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखते हैं। कम क्यों, क्योंकि जितनी लोड करंट इसमें से प्रवाहित होगी उतनी फील्ड में से भी प्रवाहित होगी, जितनी लोड में करंट प्रवाहित होगी उतनी सीरीज फील्ड में भी। तो इसमें प्रतिरोध कम, और इसे तार, इसमें प्रतिरोध कम होगा तो तार कौन सा होगा, मोटा होगा,
और टर्न कितने होंगे, टर्न भी कम रखेंगे, टर्न भी कम रखेंगे, है ना। तो इसको लिख लो, है ना। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान कम रखते हैं, यह है 0.01 ओम से 0.1 ओम होता है, और इसके फील्ड में कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं, इसके फील्ड में कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं, जिसमें कम टर्न और तार मोटा रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर की नो लोड वोल्टेज, डीसी सीरीज जनरेटर की नो लोड वोल्टेज सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, यह है 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक होती है, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इस जनरेटर के या सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर, टर्मिनल पर लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर इसमें उत्पन्न ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। इसमें उत्पन्न, इसमें लोड बढ़ाने पर फुल लोड तक, फुल लोड तक इसका, फुल लोड तक इसकी वोल्टेज बढ़ती है ना, इसकी वोल्टेज बढ़ती है, या इसमें प्रेरित ईएमएफ का मान बढ़ता है। अतः इसमें, अतः इसमें वोल्टेज, राइजिंग वोल्टेज अभिलक्षण, है ना, अतः इसमें राइजिंग वोल्टेज अभिलक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज जनरेटर में, सीरीज जनरेटर के लिख लो, है ना, सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर पहले लोड जोड़ा जाता है, सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर पहले लोड जोड़ा जाता है, फिर इसे स्टार्ट करते हैं, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो अपन न्यूमेरिकल वही सेम कर लेते हैं। इसमें यदि न्यूमेरिकल सेम करते हैं तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ चीजें मिटा देते हैं, अपनी काम की चीज भर रख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक सीरीज जनरेटर में, एक सीरीज जनरेटर में, या ऐसा लिखो, एक सीरीज जनरेटर के, एक सीरीज जनरेटर 250 वोल्ट पर, है ना, 250 वोल्ट पर वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें, 250, है ना, 250 वोल्ट पर लोड करंट, लोड करंट 200 एम्पियर लेता है या देता है। एक सीरीज जनरेटर 250 वोल्ट के, वोल्ट पर लोड पर 200 एम्पियर की धारा देता है, और इसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 0.1 ओम हो, और आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध भी 0.1 ओम हो, तब जनरेटर में प्रेरित होने वाला ईएमएफ का मान ज्ञात करो। जनरेटर में प्रेरित होने वाला ईएमएफ का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं क्वेश्चन अपन, हमें क्वेश्चन में क्या मिला, 250 वोल्ट आउटपुट पे दे रहा है, और लोड करंट का मान कितना है, 200 एम्पियर, 200 एम्पियर, और इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमारा आर एस सी बराबर 0.1 ओम है ना। तो हमें जनरेटिंग ईएमएफ की मान की गणना करनी है। तो जनरेटिंग ईएमएफ की मान की गणना अपन इसमें कैसे करेंगे, तो जनरेटर में, डीसी जनरेटर में क्या होता है, इजी बराबर हमें क्या करना होता है, V प्लस
आई ए इंटू आर ए। तो ये आई ए और आर ए क्या होता है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, और प्लस आउटपुट में मिलने वाला वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। तो इन दोनों को योगफल के बराबर हमारा प्रेरित ईएमएफ होगा। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया है ना, यहाँ पे हमें इजी में वोल्टेज का मान दिया है कितना, 250 वोल्ट। आर्मेचर आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट क्या होती है इसमें, आर्मेचर करंट बराबर सीरीज फील्ड करंट बराबर लोड करंट। तो आईए कितनी होगी, जितनी आईएल होगी 200 एम्पियर, उतनी ही क्या होगी ये आईए भी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा 200 एम्पियर कर लेंगे। ठीक है, 200 एम्पियर कर लेंगे। आर्मेचर प्रतिरोध हमारे पास कितना है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.01 ओम है, 0.01 ओम है। तो ये 250 हो जाएगा, 200 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो 20.0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 270 वोल्ट हो जाएगा। इजी का मान हमारा, इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब शंट जनरेटर में यही सब लिए थे अपन ने, वोल्टेज 200 एम्पियर, लोड करंट 200 एम्पियर, वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज 250 एम्पियर लिए थे, रेजिस्टेंस। तो इसमें यहाँ पे 270 आया, और उसमें शंट जनरेटर में हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का मान आया था कितना, 270.5 वोल्ट। क्यों आया था, क्योंकि हमारी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और पर इसमें सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जनरेटिंग ईएमएफ का भी कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, है ना। तो इसलिए अपन इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, तो अपन अब देखते हैं कंपाउंड जनरेटर। अपना शंट जनरेटर हो गया, सीरीज जनरेटर हो गया, इसके बाद में अपन देखते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो अपने शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है, इसलिए उसे शंट जनरेटर बोलते हैं। और सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग इसकी क्या में जुड़ी होती है, आर्मेचर की सीरीज में, इसलिए इसको सीरीज जनरेटर बोलते हैं। लेकिन यदि हम कंपाउंड जनरेटर की बात करें, तो कंपाउंड जनरेटर में इसके पोल पर दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। इसके किसके, इसके फील्ड पोल पर दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। दोनों प्रकार की वाइंडिंग कौन कौन सी होती है, सीरीज एंड शंट वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक हो गई अपनी सीरीज वाइंडिंग, और दूसरी हो गई शंट वाइंडिंग। तो इसके फील्ड पोल पे सीरीज और शंट वाइंडिंग होगी, तो वो कौन सा जनरेटर कहलाएगा, अपना कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो साइड हेडिंग डालो आप, कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, उसमें लिखो वह जनरेटर, वह डीसी जनरेटर जिसके फील्ड पोल पर दोनों प्रकार की बाइंडिंग होती है, दोनों प्रकार की बाइंडिंग होती है, अर्थात सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग होती है। इस प्रकार के जनरेटर, इस प्रकार के जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं। इस प्रकार के जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं। उसमें लिखो, आगे लिखो, यह दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड जनरेटर, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये दो जनरेटर, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
और एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड जनरेटर को बोलते हैं यौगिक जनरेटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को अपन क्या बोलेंगे? संचयी यौगिक जनरेटर, यौगिक जनित्र, है ना? हिंदी में जनरेटर को जनित्र बोलते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को बोलते हैं विभेदी, विभेदी यौगिक जनित्र। ठीक है, ये नोट करो। अब इसके बाद में साइड हेडिंग डालो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। साइड हेडिंग डालो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में अपन देखते हैं ना। तो पहले अपन आज देखते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं ना। तो साइड हेडिंग डालो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, मतलब संचयी यौगिक जनित्र। तो संचयी यौगिक जनित्र क्या होता है इसमें देखते हैं। इसमें लिखो वह कंपाउंड जनरेटर, वह कंपाउंड जनरेटर जिसमें जिसमें शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसमें शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है, दोनों होती है और दोनों होती है तथा दोनों फील्ड वाइंडिंग में, दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित करंट की दिशा, दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित करंट की दिशा समान हो, तो दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित करंट की दिशा समान हो तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं, वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? तो नीचे इसके लिख लो, साइड हेडिंग डाल लो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, है ना? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं विभेदी यौगिक जनित्र। तो इसकी में आगे लिखो वह कंपाउंड जनरेटर, वह कंपाउंड जनरेटर जिसके फील्ड पोल में, जिसके फील्ड पोल में शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है, शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है तथा दोनों फील्ड वाइंडिंग में, दोनों फील्ड वाइंडिंग की, यस, दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित करंट की दिशा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है या असमान होती है या उल्टी होती है, वह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं, वह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं। तो अपन आप देखते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कैसा बनाएंगे, कैसा उसका डायग्राम बनाएंगे, है ना? तो देखते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में साइड हेडिंग तो अपन डाल लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संचयी यौगिक जनित्र, संचयी यौगिक जनित्र। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पहले तो कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं? कंपाउंड जनरेटर होते हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग होती है ना। तो कंपाउंड जनरेटर होते हैं, तो कंपाउंड जनरेटर में अपन पोल में वाइंडिंग करते हैं,
हमारे जनरेटर में इस प्रकार से पोल बने हुए होते हैं। ये पोल होते हैं हमारे, और इसके पोल में यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं। तो इसमें कंपाउंड जनरेटर में दोनों प्रकार की बाइंडिंग करते हैं। दोनों प्रकार की कौन कौन सी बाइंडिंग करते हैं? दो प्रकार की अपन इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं, एक शंट बाइंडिंग और एक सीरीज बाइंडिंग। तो जैसे यहाँ पे हम एक सीरीज बाइंडिंग करते हैं, है ना? तो ये हो गई सीरीज बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे एक बाइंडिंग करते हैं शंट फील्ड बाइंडिंग। तो शंट फील्ड बाइंडिंग क्या होती है? इस प्रकार से यहाँ पे शंट फील्ड बाइंडिंग करते हैं, है ना? तो ये शंट फील्ड बाइंडिंग अपनी यहाँ पे है। इसको लिख देते हैं, नाम दे देते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। तो अब क्या होता है इसमें, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का तार मोटा होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का तार मोटा होता है और टर्न कम होते हैं। और शंट फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग का तार पतला होता है और टर्न ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तार मोटा व टर्न कम। और शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है अपना, तार पतला और टर्न अधिक। ठीक है। तो तार मोटा व टर्न कम होंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, और शंट वाइंडिंग में तार पतला और टर्न अधिक होंगे। तो दोनों प्रकार की यदि जिसमें बाइंडिंग कर देते तो वो कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। अब कंपाउंड जनरेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कब होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कब होता है? तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में दोनों फील्ड वाइंडिंग की में प्रवाहित करंट की दिशा समान हो, तब क्या होगा, हमारा ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कब बन सकता है ये, इसमें यदि यहाँ पे हमने करंट की दिशा प्रवाहित की है, ये करंट प्रवाहित की है अपन ने, अरे यार, यहाँ पे ये करंट प्रवाहित की है, धारा की दिशा, इसमें सीरीज करंट है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रहे तो सीरीज करंट। तो उस समय हमारी इस दिशा से भी इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग में भी करंट की दिशा इस ओर से प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहां से यदि करंट प्रवाहित किए, प्लस सिरा ये है, तो इसमें करंट इधर से जाएगी, ऐसे घूम के आके करंट इस दिशा से ऐसे निकलेगी। तो उसके बाद में इसको यहां से ऐसे जोड़ देंगे, इसको यहां से ऐसे जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमारी करंट की दिशा इस ओर चली जाएगी, है ना, यहाँ पे। तो यहां से हमारी शंट फील्ड करंट हो जाएगी, ये शंट फील्ड करंट। तो उतनी करंट यहाँ से ऐसे सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग में होके इस दिशा में यहाँ पे ऐसे माइनस सिरे पे बाहर निकल जाएगी, कौन सी, शंट करंट। और ये कौन सी करंट थी अपनी, सीरीज करंट। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जनरेटर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है।
तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में फील्ड पोल की बाइंडिंग इस प्रकार होगी। अब मान लो यहां पे यदि एन ध्रुव बनेगा, करंट की दिशा इधर से प्रवाहित कर रहे हो, यहाँ पे एन ध्रुव बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, एस। अब यदि हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या हो रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट भी इधर से प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एस। तो हमारा ये कौन सा प्रकार का पोल होगा, ये एस प्रकार का पोल होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये एस पोल हो जाएगा। तो हमारा ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की फील्ड पोल की बाइंडिंग थी, है ना। अब इसमें डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है और इसका अभिलक्षण कैसे होता है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का अभिलक्षण कैसे होता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम देखते हैं। ये हमारा आर्मेचर है, ये अपन ने किस पे कार्बन ब्रश बना दिए, आर्मेचर का डायग्राम ऐसे होता है। इस पे अपन ने लगा दिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब इसमें मान लो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो इसमें फील्ड करंट इस दिशा में जाएगी, यहां से ऐसे, है ना। तो अब हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जोड़ते हैं, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग यदि हम जोड़ते हैं तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी करंट की दिशा इस ओर से प्रवाहित होनी चाहिए। तो हम इसमें इस प्रकार से सीरीज फील्ड वाइंडिंग बना लिए। तो इसमें अब करंट की दिशा प्रवाहित करेंगे तो कैसे करेंगे, इस दिशा से, लेकिन आर्मेचर में करंट प्रवाहित होगी तो यहां से इस दिशा में निकलेगी, है ना। आर्मेचर में करंट इस दिशा से, यहां से आई ए निकलेगी, लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हमको तो चाहिए इधर से ऐसे। तो हम इसको तार को ब्रेक करके यहां तक ऐसे ब्रेक करके इसमें हम इस दिशा में प्रवाहित कर देंगे। तो हमारी आर्मेचर करंट पहले इससे होके जाएगी, तो ये यहाँ पे जब इसमें हो जाएगी तो ये सीरीज करंट कहलाएगी, है ना। आर्मेचर करंट और सीरीज करंट का मान, दोनों का मान बराबर होगा, और इसको इधर से जाएगी, इस दिशा में हमारी करंट हो जाएगी, और ये आओ इधर से निकल के करंट, और यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ से करंट कैसे बाहर चली जाएगी। तो सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट का मान बराबर होगा, और इधर ये प्रवाहित होगी तो कौन सी करंट हो जाएगी, लोड करंट। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हम ये लोड जोड़ देते हैं, ये हमने लोड जोड़ दिया, लोड, इसका क्या प्रतिरोध RL हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये प्लस मिलता है, यहाँ पे माइनस मिलता है, और इन दोनों के सिरों पे हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया, RL हो गया, आर्मेचर IA हो गया। यहाँ पे इसका आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होगा, 0.01 ओम से 0.1 ओम। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी क्या होगा, 0.01 ओम से 0.1 ओम, है ना। और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, 50 ओम से 250 ओम तक इसका प्रतिरोध होगा, है ना। तो अपन ने इसके किसको किससे दर्शाते हैं, इससे पहले वाले जनरेटर में देख लिए थे, इसलिए अपने को अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये IS होगा तो शंट फील्ड करंट होगी, IL होगा तो लोड करंट होगा, IA है तो आर्मेचर करंट होगी, IAC है तो सीरीज फील्ड करंट होगी, RA है तो आर्मेचर प्रतिरोध है, RAC है तो सीरीज फील्ड प्रतिरोध है, RSH है तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा। B से वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और EG जो होता है वो जनरेटिंग EMF होता है ना। E0 या V0 से अपन क्या दर्शाते हैं, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। अब क्या होगा यहाँ पे एक चीज, ये डायग्राम तो बन गया, लेकिन इसकी फ्लक्स कैसी होगी। अब ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन, परिणामी फ्लक्स,
है ना। तो परिणामी फ्लक्स इसमें किस प्रकार की होगी, इसमें दो बाइंडिंग हो गई, एक सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग, दोनों की जो फ्लक्स बनेगी, है ना, तो उसको परिणामी फ्लक्स बोलेंगे, परिणामी फ्लक्स बोलेंगे। तो उसको दर्शाएंगे फाई आर से, रिजल्टेंट फ्लक्स। परिणामी को इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट, और फाई फ्लक्स का सिंबल होता है। तो इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स होगी प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स के होगी, तो दोनों के योगफल के बराबर, दोनों जुड़ने वाले स्वभाव की होंगी यहाँ पे। और जनरेटर किस प्रकार काम करेगा, तो ये हमारा तो शंट जनरेटर हो गया है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग इसमें जोड़ दिए, लेकिन क्या है, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसमें जुड़ गई तो आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट का हमारा क्या होगा, दोनों की करंट का मान हमारा बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों की करंट का मान हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसको ये कैसे काम करता है, इसको यहाँ पे मैं इसको ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, है ना, थोड़ा सा बचा है, इसको इसी में कंप्लीट कर देते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये हो गया, है ना। तो परिणामी फ्लक्स ये हो गई। अब हमारा जनरेटिंग ईएमएफ क्या होता है, जनरेटिंग ईएमएफ इजी बराबर इजी समानुपाती फाई और एन। तो फाई अपन कौन सा लेंगे, रिजल्टेंट वाला परिणामी फ्लक्स, ठीक है। तो क्या होगा, पहली कंडीशन, पहली केस में तो एक ही कंडीशन है, तो देखते हैं, जब इस पर लोड डल गया, जनरेटर पे लोड डाल दिया अपन ने, जनरेटर पे लोड डल गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि इसमें लोड बढ़ेगा कौन सा, आईएल, है ना। तो हमारे यहाँ पे देखते हैं आईएल, जब यदि आईएल बढ़ेगी, तो आईएल बढ़ेगी तो कौन सी करंट बढ़ेगी, सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगी। जब सीरीज फील्ड करंट का फ्लक्स बढ़ेगी, तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी हमारी बढ़ेगी, है ना। रिजल्टेंट फ्लक्स मतलब हमारी यदि लोड करंट बढ़ी, तो हमारी क्या सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगी, और सीरीज फील्ड करंट बढ़ी यहाँ पे, तो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स भी बढ़ेगी। और जब रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ेगी, जब हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ेगी, तो क्या होगा, हमारा जनरेटिंग ईएमएफ भी बढ़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। क्या हुआ कि हमारी परिणामी फ्लक्स कौन सी होगी, दोनों के योगफल मतलब जुड़ने वाली स्वभाव की होगी। तो हमारा लोड बढ़ाने पे लोड करंट बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगी, सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगी तो इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और रिजल्टेंट फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। यदि यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगी तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अब दो पॉइंट, एक दो पॉइंट है वो लिख लो। इसमें लिखो, इसके पोल के इसके इसके पोल की परिणामी फ्लक्स, इसके पोल की परिणामी फ्लक्स शंट और सीरीज, इसमें इसके पोल की परिणामी फ्लक्स, इसके पोल की परिणामी फ्लक्स शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग की, शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स का योगफल होती है, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का योगफल होगी, परिणामी फ्लक्स दोनों वाइंडिंग के फ्लक्स का योगफल होगी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें जब लोड बढ़ाने पे इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी करंट बढ़ता है, सीरीज करंट भी बढ़ती है, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी, परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी तो जनरेटिंग ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लोड है ना, ये लोड, तो लोड बढ़ाने पे क्या होगा कि लोड धारा बढ़ेगी, लोड धारा बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड धारा बढ़ेगी, सीरीज फील्ड धारा बढ़ेगी तो परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी, परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी तो जनरेटिंग ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ भी कैसे बन जाएगा, यहाँ पे अपन ने ये वोल्टेज ले लिया, टर्मिनल वोल्टेज इधर ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे लोड, है ना। लोड के समानुपाती क्या होगी, लोड धारा, ये टर्मिनल वोल्टेज ले लेंगे, यहाँ पे शून्य लोड की स्थिति होगी, मतलब नो लोड, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण, शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण
हमें वोल्टेज कुछ यहाँ पे तो अधिक मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, 2 से 5% अपनी ड्रॉप हो जाती है। तो ये किस प्रकार यहाँ पे हमें किसके कारण मिलती है अपने को, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे, काय के कारण हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह के कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये फ्लैट होता है, मतलब मिलना चाहिए था इतना, लेकिन मिल इतनी रही है। तो ये शंट जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण और आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, वोल्टेज ड्रॉप के कारण ये 2 से 5% हो जाती। तो शंट जनरेटर में पहली वोल्टेज हमें कितनी मिलती है, ये अंडर वोल्टेज है ना, ये फ्लैट लाइन हमने इसको लिया है, तो फ्लैट लाइन के नीचे यदि हमें मिलती है तो ये कौन सी हो जाती है, अंडर वोल्टेज है ना, अंडर वोल्टेज हो जाती है। तो अंडर वोल्टेज हो जाती है, तो जब हमें फ्लैट लाइन से कम वोल्टेज मिलता है तो हम इसको, जैसे मिलना चाहिए था 250 वोल्ट, मिल रहा है 245 वोल्टेज, तो इसको यदि मिल रहा है तो इसको हम इस प्रकार के जनरेटर को बोलते हैं अंडर कंपाउंड, है ना, अंडर कंपाउंड जनरेटर। और यदि सीरीज फील्ड बाइंडिंग के कारण इसमें यदि लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाते हैं तो लोड धारा बढ़ती है, लोड धारा बढ़ती है तो सीरीज फील्ड की करंट बढ़ती है, और सीरीज फील्ड की करंट बढ़ती है तो परिणामी फ्लक्स बढ़ती है, परिणामी फ्लक्स बढ़ती है तो जनरेटिंग ईएमएफ बढ़ता है, जनरेटिंग ईएमएफ बढ़ेगा तो हमें टर्मिनल वोल्टेज भी अधिक मिलेगा। तो यदि लोड बढ़ाने पे एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये लोड यहाँ पे वोल्टेज हमें कम मिल रहा था तो ये थोड़ा सा भी फ्लैट लाइन के बराबर मिलने लगेगा। तो जब हमें ये फ्लैट लाइन के बराबर वोल्टेज मिलने लगे तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, है ना, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर इस प्रकार से इसको बोलते हैं, या फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं ना। और अंडर वाले को क्या बोलते हैं, शंट या अंडर, शंट या अंडर कंपाउंड जनरेटर, है ना, अंडर कंपाउंड जनरेटर नहीं लिखते अपन, अंडर कंपाउंड बोल देते हैं ना, जनरेटर लिखे जगह भी नहीं है और अपन इसको लिख लेते हैं। फ्लैट कंपाउंड ये हो गया, और यदि कम मिल रही तो शंट या अंडर कंपाउंड इसको बोलेंगे। यदि हम लोड और बढ़ गया, लोड बढ़ने से धारा और बढ़ गई, लोड धारा बढ़ने से सीरीज फील्ड धारा और बढ़ गई तो परिणामी फ्लक्स भी बढ़ेगी, और परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी तो जनरेटिंग ईएमएफ बढ़ेगा, और जनरेटिंग ईएमएफ बढ़ गया तो उसके बाद में हमें और ज्यादा वोल्टेज मिलने लगा, जैसे कि हमें 255 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगा, मिलना तो चाहिए तो 250, यहाँ पे मिला 245, यहाँ पे मिला 250 और यहाँ पे 255, जिसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वोल्टेज मिल जाए तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, है ना। तो इस प्रकार से ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे अंक लिख दिए थे, है ना। तो ये इस प्रकार के ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड या शंट कंपाउंड इसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें एक दो पॉइंट आप नोट करने थे तो वो नोट कर लो। तो ग्राफ बना के नोट कर लो, पहले ये ग्राफ डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के नोट कर लो। इसके इस जनरेटर के टर्मिनल पर, इस जनरेटर के टर्मिनल पर लोड बढ़ाने से, इस जनरेटर के टर्मिनल पर लोड बढ़ाने से इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार का इसका ग्राफ बनता है, इस प्रकार का इसका पोल होता है, इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। बाकी किसको किस चीज से दर्शाते हैं ये अपने को पता है ना, परिणामी फ्लक्स से फाई आर से अपन इसको दर्शा रहे हैं परिणामी फ्लक्स को, और इस प्रकार से अपना ये हो गया, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में। श्री राधे ITI इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में।